दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज भिंडी की खेती की, और भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी के साथ हम लोग चलने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपके पास और भी नई नई जानकारियाँ पहुँचती रहे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज भिंडी की खेती की, और भिंडी की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से पैदा होने वाली, ज़्यादा पैसा बनाने वाली, कम समय में अच्छा उत्पादन देने वाली एक ऐसी खेती है जो बहुत अच्छा पैसा बनाती है। इसमें खरपतवार नियंत्रण से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग, और कैसे हम इसको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं वो भी हम बात करने वाले हैं, और किस दूरी पर लगी हुई है और कैसी लगानी चाहिए वो भी सारी हम बात करेंगे संपूर्ण जानकारी के साथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 फीट की डिस्टेंस है, जो लाइन से लाइन की डिस्टेंस है, और पौध से पौध की डिस्टेंस की अगर बात करें तो 6 इंच की डिस्टेंस है। तो ये 6 इंच ऐसी, और ये इस तरह से लगी हुई है। 1 एकड़ की अगर बात करें तो बीज की जो रेट मात्रा गई है, सीड रेट गया है, वो पूरा यहाँ पर पहुँचा है करीब करीब 1.5 से 1.25 किलो। और इसको खेत को तैयार करने के लिए विशेष कुछ किया नहीं था, क्योंकि बारिश काफ़ी थी, और बारिश जैसे ही ख़त्म हुई, बारिश नहीं, यहाँ पर जो फसल थी पहली, वो फसल जैसे ही ख़त्म हुई तो इसमें सीधा का सीधा इसको प्लान कर लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मक्का का वेस्ट है, और इसकी कटिंग के बाद में यहाँ पर ये जो ठूठ बचे हुए हैं ये ऐसे ही रहे थे, और यहाँ पर थी नाली। तो ये कोई अलग से ट्रैक्टर या कोई भी नाली बनाना या कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट इसमें स्विंग हुआ है, और ये हाथ से लगी हुई है पूरी। तो यहाँ पर आप देख रहे थे यहाँ पर नाली थी, और आज बारिश, अभी बहुत तेज बारिश हुई थी, तो इस बारिश की वजह से ये मिट्टी बहकर सीधी नाली में आ गई है, और अभी मिट्टी नाली में बहुत कम बची है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि नाली है ही नहीं। तो नाली तो है पर बहुत हल्की नाली है। अगर नाली से पानी चलाते हैं तो वो अब पॉसिबल नहीं है कि इसमें पानी चला जाए पूरा। तो अभी यहाँ पर करने वाले क्या है, बेलों का डोरा रेडी होगा, और उस डोरे से यहाँ पर नाली निकलेगी और फिर से नाली बनने वाली है। नाली बनेगी, नाली बनाने के पहले क्या करना है, यहाँ पर डलेगा DAP, बेसल डोज होगा। तो एक रहेगा 1 एकड़ का, एक DAP, एक मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट और एक पोटास। इनकी मात्रा रहेगी जो यहाँ पर ज़मीन में पहले ही ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट होने के बाद में इसमें चलेगा डोरा, जिससे वो पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा, और उसी के साथ में ये जब कंप्लीट होता है तो कंप्लीट करने के बाद में इसमें पाली चढ़ेगी, यहाँ पर नाली बनेगी और यहाँ पर पाली रहेगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये पाली वाला रहेगा, और ये वाला नाली वाला रहेगा। तो ये इस तरह से पार्ट बनने वाला है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देने वाली। लास्ट ईयर भी यहाँ पर भिंडी थी, इसी तरह से खेत इसमें प्लान किया था। पिछले साल यहाँ पर सोयाबीन था, तो सोयाबीन जैसे ही कटा उसमें भिंडी आया। भिंडी काफ़ी लंबे समय तक चलती रही, और 1 एकड़ में 2.5 लाख की भिंडी निकली है, क्योंकि ये एक तो रेट काफ़ी अच्छे मिले थे लास्ट ईयर, और रेट के साथ साथ उत्पादन भी काफ़ी अच्छा था। तो उत्पादन जिस तरह से मिला उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा पैसा बना था। और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं जिसमें मक्का है, उसी में मक्का भी फिर से लगाई, स्वीट कॉर्न। पर स्वीट कॉर्न की क्वालिटी की अगर बात करें तो जो क्वालिटी बननी चाहिए वो बिल्कुल नहीं बनी है। तो फसल चक्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, फसल चक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मक्का है, और पूरा का पूरा गैप भी काफ़ी रह गई है, और बहुत छोटी छोटी भी कहीं पर है, कहीं पर बड़ा है। तो मक्का में मक्का करना फिर से अच्छा नहीं है, तो फसल चक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ पर आपने समझा कि इसमें हम लोग जो बेसल करने वाले हैं, तो बेसल डोज में यहाँ पर एक DAP, एक मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट, एक पोटास, और मात्र 10 किलो इसमें जाने वाला है यूरिया, बस। इसके अलावा हम बेसल डोज कोई नहीं करने वाले हैं। फिर जाएगा स्प्रे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें लिप माइनर आया था, और काफ़ी ज़्यादा बल्क मात्रा में लिप माइनर आया था। तो एक स्प्रे लगाया था यहाँ पर सुपर कॉन्फिडोर और बायो 303 का। तो इन दोनों का जब स्प्रे लगा तो ये लिप माइनर भी ख़त्म हो गई, हरा मच्छर, माहू, थ्रिप्स, सारा का सारा इंसेक्ट पूरा ख़त्म हो गया है। अभी इंसेक्ट के नाम से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और उसी के साथ में लिया था एक अच्छा सा झाइम और एक मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट डोज दिया था एक स्प्रे। अभी अगर बात करें तो ये 1 महीने की होने वाली है,
ये जो 25 तारीख आने वाली है, 25 तारीख को 1 महीने की हो जाएगी। आज 17 तारीख है, 17 सितंबर, और ये 25 अगस्त को प्लान करा था, यहाँ पर लगाया हुआ है ये भिंडी। तो 1 महीने में ग्रोथ क्यों इतनी है? क्योंकि इसमें एक तो मक्का ने पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट ले लिया था, भोजन पूरा ज़मीन को खाली कर दिया, ये समझ सकते हैं ऊपर की लेयर को। इसके साथ साथ इसमें अभी तक फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं किया है, और स्प्रे मात्र एक स्प्रे हुआ है। अभी कल या परसों में एक स्प्रे फिर से जाने वाला है, जिसके अंदर 19-19 रहेगा। उसके साथ में एक मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट रहेगा, और इल्ली के लिए कोरोजन का यूज़ करने वाले हैं, तो ये एक इल्ली का स्प्रे भी जाएगा इसके साथ में। तो ये एक स्प्रे रहेगा। कलर कोडेड तो सारा सब कुछ अच्छा है, बेस्ट है। और थ्रिप्स वगैरह या मच्छर ये इस तरह से कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्प्रे जो हुआ था उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट कंट्रोल हुआ था। 19-19 वाले स्प्रे के साथ में एसिटामिप्राइड जरूर जाएगा, क्योंकि इसमें वाइट फ्लाई बहुत मात्रा में आता है, तो इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक ये ज़रूर लेने वाले हैं एसिटामिप्राइड। बाकी तो बस कंप्लीट है स्प्रे। इसके बाद फिर एक 10 से 12 रोज के बाद स्प्रे जाएगा। और अब वीड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वीड पहले तो इसमें डोरा निकलने वाला है। डोरा निकलेगा जैसे ही फिर निंदाई करी जाएगी। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये इस तरह का जो वीड है, इस वीड को निकालना है, तो लेबर की हेल्प से इस तरह से ये पूरा वीड मैनेजमेंट हो जाएगा। और वो भी बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वीड नहीं है भी बहुत कम है। और बस इसी तरह से इससे रिस्पॉन्स लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाली एक लाइन केवल है जहाँ पर वीड काफ़ी सारा है, बाकी तो वीड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वीड बिल्कुल भी नहीं है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि मक्का की फील्ड में जब स्प्रे किया था वीड मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो इधर यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और यहाँ पर तेज धूप थी उस समय में जब यहाँ पर फर्स्ट मक्का लगाई थी। और मक्का ये वाली जो लगी हुई थी ये मई लास्ट में लगी हुई थी, जून फर्स्ट और मई लास्ट में लगी हुई थी। तो उस समय में वीडीसाइड का जो स्प्रे गया उसका रिस्पॉन्स बहुत कम मिला था, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और पानी भी इधर लगाते थे और 2 रोज में पानी सूख जाता था। तो इस वजह से यहाँ पर एक डिफरेंस देखने को मिला था। तो वहाँ पर वीड है और यहाँ पर वीड नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है कि लेबर कॉस्टिंग भी बहुत कम जाएगी और अच्छे से काम हो जाएगा। इनको निकालना इम्पोर्टेंट नहीं है, निकालना ज़रूरी क्यों है? निकालना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब यहाँ पर लेबर निकलेगी और इनको भिंडी को तोड़ती है तो उस समय में ये लग सकता है पैरों में, या इस तरह से छोटा सा एक नुकसान हो सकता है। तो इसी को देखते हुए इसमें डोरा भी चलाना है। डोरे से ये भी कवर होगा, वीड भी मैनेज हो जाएगा और ज़मीन भी भुरभुरी हो जाएगी, वास्पा कंडीशन में आ जाएगी। फिर पानी की रही बात, तो अभी तो बारिश हो चुकी है और अगली बारिश फिर से बताई जा रही है। तो जैसे कि 20-22 तारीख में 22 से 25 तारीख में फिर से बारिश बता रहे हैं, तो 25 तारीख तक जो बारिश चलने वाली है, तो इस बीच में पानी देने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पानी इतना तेज़ था, बारिश इतनी तेज़ थी कि ये भिंडी आप देख पा रहे होंगे, ये थी एकदम स्ट्रेट खड़ी हुई, पर अभी पूरी झुक चुकी है, टेढ़ी हो चुकी है ये। तो एक तरह से ये भी अच्छा है, क्योंकि भिंडी की ग्रोथ जितनी कम रहेगी, जितने कम समय में लगना स्टार्ट हो जाती है, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि सामने आने वाली है ठंडी, और ठंडी में अगर इसने एक बार हाइट ले ली तो ये फिर भिंडी लगना मुश्किल हो जाता है। तो एक सबसे बेस्ट कंसेप्ट है कि सघन खेती इसकी करी जाए, और सघन खेती के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो हाइट ज़्यादा ले लेगी, पर उसमें माल नहीं लगेगा, फ्रूटिंग बहुत कम आएगी, फल कम आएगा। तो कोशिश करें कि नाइट्रोजन ना के बराबर दें। जैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एकड़ में मात्र 10 किलो, ऊपर उसमें आप देख पा रहे होंगे कि डीएपी जो जा रहा है, तो डीएपी में डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है जो 18% होता है नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन एक एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी इसमें नाइट्रोजन से रिलेटेड नहीं रहेगा। एक जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट की किट देने वाले और हर बार मैं सजेस्ट करता हूँ, तो वाकई में वो बहुत प्यारी चीज़ है। उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए जो भी बेसल डोज करें तो बेसल डोज में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट किट को ज़रूर डालें। और बहुत से लोग पोटास डालते ही नहीं हैं, तो अगर आप इस तरह से खेती कर रहे हैं रासायनिक तरीके से, तो पोटास का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, पोटास डालना चाहिए।
अगर पोटास नहीं डालेंगे तो ज़मीन में पोटास की मात्रा कम होती जा रही है। और मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट भी नहीं डालते हैं लोग डालते क्या है, केवल यूरिया और साथ में ले लेते हैं DAP, बस ये हो गया, इसी से पका लेते हैं। तो बाकी पोषक तत्व कहाँ गए? तो बाकी सारे पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से फसल में उत्पादन कम आता है और फिर हम बोलते हैं कि उत्पादन नहीं आ रहा है। तो एक सबसे मेन रीज़न निकलता है उत्पादन कम आने का, बीमारियां ज़्यादा बढ़ने का। अभी जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट कीट की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो वो जब जाएंगे तो उसमें सारे पोषक तत्व आ जाते हैं, और उन सारे पोषक तत्वों की जब पूर्ति होती है तो ना तो इसमें इंसेक्ट आएंगे, ना फंगल रहेगा, और ना ही किसी तरह की बीमारी रहेगी, और फसल भी काफ़ी अच्छी उत्पादन देने वाली है। तो ये छोटा सा काम अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और बहुत बड़ा खर्च भी नहीं है, एकदम कम खर्च है, और डालना एक ही बार है। फिर 1 महीने के बाद फिर से एक बेसल करना है, और फिर भी बेसल में यही का यही करना है सेम। अगर ये करते हैं तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।